नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। करीब 11.5 करोड़ रुपयों की लागत से बने नए कमिश्नर कार्यालय का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी। धान खरीदी से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल के बीच प्रदेश में धान खरीदी की हुई शुरुआत। प्रशासन ने लगाई ताकत, दूसरे विभागों से जुटाए गए कर्मचारी। लाल खदान का रेल ओवरब्रिज शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर सीएम की घोषणा। शहर के कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। और सतनामी समाज के खिलाफ अनर्गल बयान देने वाले कथावाचक को तहसील पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था मामला। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर संभाग को एक और बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कोनी स्थित बिलासा ताल के सामने बने नवनिर्मित संभागीय आयुक्त कार्यालय भवन का भव्य उद्घाटन किया। जी हां, इस आधुनिक और आकर्षक भवन के शुरू होने से अब पूरे संभाग में प्रशासनिक कामकाज और भी तेज, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने फीता काटकर और पट्टिका का अनावरण कर भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये नया कार्यालय जनता की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब अधिकारियों को बेहतर कार्यस्थल मिलेगा और आम लोगों को भी अपने काम आसान, तेज और एक ही स्थान पर निपटाने की सुविधा मिलेगी। लगभग 5048 वर्ग फीट में फैले इस आधुनिक परिसर में मुख्य भवन के साथ विद्युतीकरण, बाउंड्री वॉल और बहुउद्देशीय मार्ग जैसी सुविधाएं भी शामिल है। खास बात यह है कि पूरा निर्माण तय समय पर पूरा किया गया है। बिलासा ताल के सामने बना ये नया परिसर न सिर्फ सुंदरता बढ़ाता है बल्कि संभाग के प्रशासन को नई ऊर्जा भी देता है। सीएम साय और अतिथियों ने कार्यालय में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ मंत्री, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। नए कार्यालय के शुरू होने से बिलासपुर संभाग के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। थोड़ा सा मनीष आप शनिवार को जगदलपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सभी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की बधाइयां दी। मुख्यमंत्री ने बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए कहा कि बिहार के नागरिकों ने विकास, सुशासन, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरपूर विश्वास किया है। जो रिजल्ट सामने आए हैं उसने विपक्ष की हवा खोल दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में उन्होंने मोर्चा संभाला था मगर उनका हश्न बहुत ही खराब निकला। मुख्यमंत्री श्री शाह ने ये कहा कि आज से ही प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। सिस्टम के तहत सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भी प्रारंभ कर रहे हैं और कल बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है। इसके लिए समस्त बिहार के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिहार की जनता ने विकास पर विश्वास किया है, सुशासन पर विश्वास किया है, एनडीए पर विश्वास किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। इसलिए पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। विपक्ष मुद्दा विहीन है, लगातार हार से बौखलाई हुई है। अभी भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव का कमान संभाले थे और क्या परिणति है पूरा देश के सामने है। तो उनके पास कुछ है नहीं, बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं। आज जितना भी धान खरीदी केंद्र है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सब जगह आज खरीदी का शुभारंभ हो रहा है।
रांची झारखंड की एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र जायसवाल को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें झारखंड शराब घोटाले में एक महत्वपूर्ण संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। छत्तीसगढ़ की तरह ही झारखंड में सामने आए इस घोटाले की जांच एसीबी सहित कई एजेंसियां कर रही हैं, जिसमें बिलासपुर स्थित वेलकम डिस्टिलरीज के निदेशक जायसवाल का नाम नेटवर्क की गतिविधियों के संबंध में सामने आया था। प्रारंभिक जांच में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं और अवैध शराब व्यापार से जुड़े लेन देन के संकेत मिलने पर गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी की गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि जैसे जैसे मामले की पड़ताल आगे बढ़ रही है और भी नाम सामने आने की संभावना है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ मॉडल को झारखंड में लागू करने के प्रयासों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि वेलकम डिस्टिलरीज पहले से ही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी है और कंपनी को अदालत तलब कर चुकी है। वहीं आर्थिक अनियमितताओं और कथित अवैध कारोबार की जांच अभी भी जारी है। शराब घोटाले की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई थी, जहां एक प्रभावशाली नेटवर्क द्वारा सरकारी प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप कर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है और इसी तंत्र के झारखंड में भी अपनाए जाने की आशंका अब जांच के केंद्र में है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी का बड़ा सीजन शुरू हो गया है। 15 नवंबर की तारीख किसानों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है। सहकारिता समिति कर्मचारियों की 3 नवंबर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद शासन ने अपनी पूरी ताकत और प्रशासनिक व्यवस्था लगाकर पूरे प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत करा दी है। बिलासपुर में इस अभियान का शुभारंभ सेंद्रीय धान खरीदी केंद्र से हुआ, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने धान खरीदी केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया। सेंद्रीय केंद्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कछार के किसानों अनंत राम और राम कुमार के धान की पूजा की और तौल काटा में धान तौल कर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके साथ ही शनिवार से पूरे जिले में किसानों की मेहनत का फल धान उपार्जन केंद्रों तक पहुंचना शुरू हो गया। शासन ने इस बार बिलासपुर जिले में धान खरीदी का लक्ष्य 7,40,000 मीट्रिक टन रखा है। जिले के 140 उपार्जन केंद्रों में सभी तैयारियां पूरी बताई जा रही है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। बारदाना, तौल कांटा, कंप्यूटर व्यवस्था समेत हर सुविधा को पहले ही दुरुस्त कर दिया गया है। खास बात तो ये है कि इस बार धान खरीदी केंद्रों पर पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों में हर केंद्र की लाइव निगरानी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। जिले में इस वर्ष 1,26,500 किसानों ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। किसानों के लिए बड़े जो बदलाव हैं की बात यह है कि इस बार टोकन तुम्हारे द्वार ऐप के माध्यम से जारी किए जाएंगे। किसान घर बैठे मोबाइल पर अपना टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें केंद्रों में लाइन और भीड़ का जो सामना है वो नहीं करना होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि किसानों की सुविधा ही सरकार की प्राथमिकता है और खरीदी प्रक्रिया में किसी भी किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिया है कि यदि कोई भी समस्या आती है तो तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए हैं। मांगों को लेकर राज्य सरकार ने विचार किया है, पर धान खरीदी जिनके लिए उनकी नियुक्ति है, आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। सभी लोग अपनी ड्यूटी में आएंगे, धान की खरीदी करेंगे, किसानों को कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। नहीं, कोई समस्या नहीं है भाई। कोई समस्या होता तो धान कैसे बिकता। बहुत ही अच्छा, शानदार, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खास करके इसमें अच्छा लगा कि आम तौर में धान की मात्रा थोड़ा ज़्यादा उसको करते हैं, तौलते हैं। अब क्या है कि माननीय मंत्री महोदय जब 40 किलो 700 ग्राम जैसा कि उन्होंने तौल दिए हैं, तो ये है किसानों के लिए जो उनका आना लाभदायक रहा।
हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सहकारिता समिति के कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शासन द्वारा निजी कंपनी और अधिकारियों की मदद से शुरू की गई धान खरीदी कितनी सुचारू चल पाएगी। क्या जिले के सभी केंद्रों पर ये व्यवस्था उतनी ही मजबूत रहेगी जितना दावा किया जा रहा है? क्या किसानों को त्वरित भुगतान, बारदाना उपलब्धता और समय पर तौल में कोई बाधा नहीं आएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन शुरू हुई खरीदी ने किसानों में उम्मीद जरूर जगाई है। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन के दावे किस हद तक जमीन पर उतरते हैं और किसानों को कितनी वास्तविक राहत मिलती है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में धान खरीदी के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर बड़ा राजनीतिक वार किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का उत्थान कांग्रेस के लिए पेट दर्द बन गया है, क्योंकि भाजपा सरकार लगातार आदिवासी क्षेत्रों में विकास और जनहित के काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी समाज के हितों के लिए जमीन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कांग्रेस इन कामों से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार की नीतियों से आदिवासी समाज लगातार सशक्त हो रहा है और यही बात कांग्रेस को खटक रही है। देश और प्रदेश में सरकार रहते हुए जिस कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उपेक्षा किया, आज क्यों सता रही है इन्हें दर्द? जब हम आदिवासी समाज के गौरव, जिनसे समाज ने भगवान की उपाधि दी, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती मनाया है देश ने, आज उनकी जन्म जयंती है। पूरा देश जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहा है और इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि आदिवासी समाज आगे बढ़े, आदिवासियों की तरक्की हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज की बेहतरी और तरक्की के लिए, आदिवासी गांवों के बेहतरी और तरक्की के लिए योजना बनाकर काम किया जा रहा है। आज इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है, विपक्ष को, कांग्रेस को, कि इस तरह का कोई प्रश्न करे। कोटा विधानसभा क्षेत्र का परसापानी गांव 21 साल से विकास की राह देख रहा है, लेकिन हालात आज भी आजादी के शुरुआती दिनों जैसे ही हैं। 2004 में ये पंचायत बनी, बड़े बड़े वादे हुए, नेताओं ने इसे गोद गांव तक घोषित किया, पर न सड़क आई, न पुल, न पानी, न स्कूल की सुविधा। परसापानी आज भी मानो कागजों में ही बसा हुआ गाँव है। गांव के बीच बहती इस जुनवानी नदी पर कभी भी पुल नहीं बना। बरसात आते ही यह नदी उफान पर आ जाती है और पूरा गांव दुनिया से कट जाता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कंधे पर बिठाकर नदी पार कराना पड़ता है। कई बार बच्चे पानी में फिसलते फिसलते बचे हैं। मोबाइल, बैग, कपड़े सब बह चुके हैं। लेकिन 21 साल में कोई अधिकारी इस नदी पर पुल बनाने तक नहीं पहुंचा। गांव का प्राथमिक स्कूल भी बदहाली का सबसे बड़ा उदाहरण है। दीवारें टूटी, छत का प्लास्टर रोज गिरता है और बच्चे टूटे फर्श पर बैठने को मजबूर हैं। यहाँ न डेस्क है, न सुरक्षित कमरा। आंगनबाड़ी भवन जर्जर होकर बंद पड़ा है और क्लासें पंचायत सचिवालय के छोटे कमरे में चल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतें कितनी भी करो, जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से कार्रवाई कभी नहीं हुई। बच्चों की पढ़ाई जोखिम पर टिकी है। हमारा जो सीमांकन है, सरहद सीमांकन, जैसे बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा जो एक तो ग्राम पंचायत का रहता है क्षेत्रफल, जैसे और दूसरे गांव का भी क्षेत्रफल रहता है, उसी प्रकार से हम लोग को भी जो सीमांकन क्षेत्रफल है उसमें दूसरे ग्राम के लोग, ग्राम छतौना के लोग बीट के नाम से, वो पिछले बार में भूपेश बघेल जी वन संसाधन भूमि पट्टा बांट दी, गलती बस से उनको मिल गया बीट के नाम से, तो वो बीट के नाम से उन लोग कब्जा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर विशेष ध्यान दे और यहाँ पूरा आदिवासी बाहुल्य लोग हैं और सीधे साधे लोग हैं। वो लोग यहाँ जोर जबरी अपना ज़मीन कब्जा करने की फिराक में है। तो हम लोग आवेदन भी अभी गए थे कल परसों, कलेक्टर महोदय को भी दे के आए हैं, SDM को दे के आए हैं, मंडल अधिकारी जी को भी दे के आए हैं और नीलेश विश्वास जी को भी दिए हैं। तो उन्होंने भी कहा कि इसको विशेष ध्यान दिया जाए। और ये सर ये है, इसको ये लेटर है, इसको मतलब हम दे के आए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर विशेष ध्यान दे और वो सीमांकन क्षेत्रफल भी निकाल दे, ताकि हम लोग शांति से रहें, झगड़ा उगड़ा ना हो किसी दूसरे ग्राम पंचायत से। फॉरेस्ट विभाग इधर ध्यान नहीं दे रही है? जी जी, फॉरेस्ट विभाग भी सर पता नहीं क्या है कि वो किसी से फोन वोन में दबाव रहता है कि पार्टी का क्या रहता है, उन लोग दबाव पे लोग कुछ करते नहीं है। कौन से मंडल में आता है ये?
जल जीवन मिशन पर लाखों खर्च हुए, 2 बड़ी पानी की टंकियां बनाई गई, बोरिंग हुआ, पाइपलाइन डाली गई, पर पानी अब तक एक बूंद भी किसी के घर नहीं पहुंचा। टंकियां आज फोटो खिंचवाने की जगह बनकर खड़ी हैं। ग्रामीण कहते हैं, सरकार बताती है कि हर घर नल जल, पर हमारा घर आज भी खाली बर्तन और सूखा नल। गांव की राशन दुकान की हालत भी खंडहर जैसी है, टूटी दीवारें, उखड़ी छत, इसलिए दुकान को खुले आसमान के नीचे चलाया जा रहा है। बरसात में तो यहाँ भी जाना मुश्किल हो जाता है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि कई दिनों तक गांव में बाइक तक नहीं घुस पाती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम जरूर लिया जाता है, पर सड़क आज तक सिर्फ फाइलों में ही पड़ी है। वन भूमि पर अवैध कब्जे शुरू हो चुके हैं। ग्रामीण शिकायतें करते हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं। लोग कहते हैं कि उन्होंने सरकार बदली, नेता बदले, पर हालात नहीं बदल पाए। पुल के ना होने से हम पूरे ग्रामवासियों को बहुत समस्या होता है। इस नदी का नाम है जुनवानी नदी और इस नदी के दोनों साइड में गांव बसा हुआ है। बारिश के दिन में जब इसमें पानी भर जाता है तब खासकर स्कूली बच्चों को बहुत ही दिक्कत करना पड़ता है। कभी कभी तो पेरेंट्स लोग बच्चे लोग को कंधे में उठाकर पार करते हैं और स्कूल भेजते हैं, और कभी कभी ऐसा समय होता है कि शिक्षक लोग खुद बच्चे लोग को समझकर उनको जब बारिश होता है तो छुट्टी दे देते हैं, जब तक बारिश रहता है तब तक। ऐसे में बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है वो पूरा मार खा रहा है, पूरे के पूरा मार खा रहा है। परसा पानी की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जहां योजनाएं कागजों में चमकती है और जमीन पर धूल फांकती है। सवाल यह है, क्या परसा पानी के लोगों को विकास देखने के लिए और 21 साल इंतजार करना पड़ेगा? कब यहां का बच्चा सुरक्षित स्कूल पहुंच पाएगा? कब बारिश में गांव डूबने से बचेगा? और कब विकास की रोशनी सच में परसा पानी तक पहुंचेगी? समझ से परे है। जन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में शनिवार से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR विशेष घर परीक्षण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर ने सभी BLO को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें पूरे काम की बारीकियां समझाई। प्रशिक्षण सत्र में BLO को बताया गया कि घर घर जाकर मतदाता सूची का विशेष परीक्षण कैसे करना है, किन किन दस्तावेजों की जांच करनी है और किन फार्मों में विशेष ध्यान देना है। डिप्टी कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यह अभियान बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसका उद्देश्य 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नामों से मिलान करके सही और अपडेटेड जानकारी तैयार करना है। प्रशिक्षण के दौरान सुपरवाइजरों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया ताकि वे टीम का सही मार्गदर्शन कर सकें। उन्हें सिखाया गया कि मतदाताओं को 2003 की सूची में अपने माता पिता या दादा का नाम कैसे खोजने में मदद करनी है। इसके लिए खास तौर पर QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन खोज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। BLO मतदाताओं को बताएंगे कि वे कैसे QR कोड स्कैन कर पुराने रिकॉर्ड में अपने परिवार के नाम आसानी से देख सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया बेहद सरल है, लेकिन इसमें सावधानी और सटीकता बहुत जरूरी है। मतदाता घर घर जाकर जानकारी देंगे, परिवार के पुराने रिकॉर्ड से मिलान करेंगे और जरूरत पड़ने पर संशोधन भी करेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR विशेष गहन परीक्षण मतदाता सूची का जो है कार्यक्रम चल रहा है, जो 4 नवंबर से स्टार्ट होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। और उसमें जो है हमारे बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइज़रों का जो है जो उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि जो है अच्छे से जो है आसानी से फॉर्म को भर सकें। इसमें जिनका 2003 में नाम है वो एक कैटेगरी के मतदाता कहलाते हैं। जिनका 2003 में नाम है, जिनका 2025 में भी नाम है, और जिनका 2003 में नाम नहीं है लेकिन 2025 में नाम है और उनके परिवार वाले का नाम या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का नाम 2003 में है, वो B कैटेगरी के में कहलाएंगे जी। तो उनको जो है हमको जो है फॉर्म फिलअप करना है और उसको ऑनलाइन एंट्री कराना है। विशेष घर परीक्षण का यह अभियान मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और त्रुटि रहित बनाने का बड़ा प्रयास है। प्रशासन का दावा है कि प्रशिक्षण के बाद BLO और सुपरवाइजर अब पूरी दक्षता के साथ इस कार्य को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। जन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश की तरह बिलासपुर में भी भव्य उत्साह देखने को मिला। आदिवासी समुदाय द्वारा निकाली गई विशाल रैली ने शहर का माहौल पूरी तरह से जनजाति रंग में रंग दिया। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन महान जननायकों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन और जमींदारी अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट किया। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था और वे कम उम्र में ही अपने समाज के हक और अस्तित्व के लिए संघर्षरत हो गए। बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी महान आंदोलन की शुरुआत की जिसने ब्रिटिश राज की नींद उड़ा दी। उन्होंने आदिवासी समाज को अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा दी। आज भी उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता के रूप में आदिवासी समाज पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती है और हमारे बिलासपुर शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज जयंती तो मना ही रहे बिरसा मुंडा जी का, साथ ही में राजा रघुनाथ सिंह जी का स्टेडियम में जो मूर्ति है उसका भी अनावरण है और इसके आज विशेष करके बिलासपुर शहर में आज अति ही आनंद और उल्लास की माहौल है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी अभी कुछ देर में आने वाले हैं। उसके बाद आज जो स्टेडियम में मूर्ति है राजा का उसका अनावरण भी है। और आप देखो पूरे बस्तर से और सरगुजा से और हमारे जितने भी सुबह नृत्य है, कर्मा दल है, रेला पाटा है, देखो कितना मनमोहक रैली है। आज बहुत ही खुशी का दिन है। उसके में आज रैली निकला हुआ है जो जल जंगल जमीन जो हमारे बिरसा मुंडा भगवान जी ने आवेदन जो अपने तरीके से जो समाज को और आगे बढ़ाने की कोशिश किया आदिवासी समाज को, उसके लिए रैली निकला है। जयंती पर बिलासपुर में निकाली गई रैली की भव्यता देखने लायक रही। मंदिर चौक जरहाभाटा से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए गांधी चौक, सत्यम चौक और शहर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंची, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। पूरे रास्ते पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, नृत्य और भगवान बिरसा मुंडा के जयकारों से माहौल गुंजयमान रहा। इस रैली के माध्यम से समुदाय ने न केवल उनके संघर्षों को याद किया बल्कि युवाओं को उनकी विरासत और त्याग से प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के पुलिस मैदान में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का भव्य आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जी हां, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भारी संख्या में पहुंची भीड़ के बीच सीएम ने बिलासपुर को 327 करोड़ की सौगात और कई अहम घोषणाएं करते हुए ये कहा कि ये दिवस जनजाति गौरव, परंपरा और संघर्ष का सम्मान है। बिलासपुर के पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिरसा मुंडा जयंती केवल उत्सव नहीं बल्कि देश की जनजाति विरासत का सम्मान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, जिसके बाद पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में कई घोषणाएं की। शहर के किसी एक प्रमुख चौक का नाम
भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही लाल खदान ओवरब्रिज का नाम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा भी की गई। बिरसा मुंडा जी की जयंती है और 2021 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और तब से पूरे देश में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और आज छत्तीसगढ़ में भी हर जिले में इसका आयोजन हुआ है और आज हम जगदलपुर में भी शामिल हुए और यहाँ पर प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में भी ये भव्य आयोजन हुआ था जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायकगण अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी और भी विधायकगण, हमारे महापौर, सभी लोग और समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में और क्षेत्र से भारी संख्या में जनजातीय समाज के लोग आए थे, उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। और आज यहाँ पर आने वाले समय में बिलासपुर के एक चौक का नाम भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा जाएगा और उनका आदमकद प्रतिमा भी स्थापित होगी। एक ओवरब्रिज का नाम भी जो हमारे छत्तीसगढ़ के शहीद हुए वीर नारायण सिंह उनके नाम से नामकरण होगा। तो इस तरह से आज का समारोह बड़ा भव्यता से संपन्न हुआ। सीएम साय ने बिलासपुर जिले को 327 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और किसानों के एक एक दाने की खरीदी की जाएगी। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने बिहार चुनाव परिणाम का जिक्र किया और एनडीए की जीत को जनता का विश्वास बताया। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष अब फ्यूज बल्ब बन चुका है जो हार के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। आज 327 करोड़ रुपये के विकास कामों का लोकार्पण भूमि पूजन भी हुआ है। इसके लिए बिलासपुर जिला के वासियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज से पूरे प्रदेश में धान खरीदी का शुभारंभ हम लोगों ने किया है और इस साल भी किसानों का धान हम लोग खरीदेंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? तो बिहार चुनाव में जीत गई बीजेपी, भारी बहुमत मिला है, भारी की ऐतिहासिक सफलता मिली है एनडीए को और बिहार की जनता को, वहाँ के मतदाताओं को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने विकास को चुना है, उन्होंने सुशासन को चुना है, उन्होंने एनडीए को चुना है, उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को और मजबूत किया है। अब वहाँ पर और विकास की गंगा बहेगी। अब विपक्षी दल तो फ्यूज बल्ब हो गए हैं, अब हार के इतने बौखला गए हैं कि वो जब वो जीत जाते हैं तो ना वो चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ना ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन हार जाते हैं तो ज़रूर खड़ा करते हैं। अब इस देश की जनता का विश्वास से लोग बिल्कुल खो चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और बड़ी संख्या में लोग जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते दिखे। मंच पर डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायकगण और आदिवासी समाज के वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शनिवार को बिलासपुर गर्व और गौरव से सराबोर रहा। शहर के हृदय स्थल पर बने राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजा रघुराज सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। जनजाति गौरव महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और गोंड आदिवासी समाज की परंपराओं, शौर्य और विरासत को नई प्रेरणा देने की बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत जनजाति संस्कृति की पारंपरिक प्रस्तुति से हुई, जिसने पूरे माहौल को उत्साह और गौरव से भर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा रघुराज सिंह सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की शान और प्रेरणा थे। उनके जीवन में पराक्रम, नेतृत्व और सामाजिक उत्थान की मिसाल छिपी है। आपको बता दें कि राजा रघुराज सिंह खेल जगत को बढ़ावा देने वाले राजा थे। उन्होंने शतरंज सहित कई तरह के खेलों में अपनी रुचि दिखाई थी। रीवा राज्य के शासक के रूप में उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न मनोरंजनात्मक
गतिविधियों को बढ़ावा दिया। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम पहले ही शहर की पहचान रहा है। अब इस स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से युवा खिलाड़ियों और आदिवासी समाज को नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा इस प्रतिमा का कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी और आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। प्रतिमा अनावरण के साथ ही शहर में उत्सव, सम्मान और विरासत का अनोखा संगम देखने को मिला। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तखतपुर थाना क्षेत्र में सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाज को मूर्ख और गाय काटने वाला बताते हुए विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। विरोध बढ़ने पर आशुतोष चैतन्य ने वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणी पर माफी भी मांगी, लेकिन सतनामी समाज ने इसे अस्वीकार करते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मामले में अपराध दर्ज किया गया और तखतपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथावाचक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया है। बिलासपुर जिला कोर्ट परिसर में शनिवार की शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सतनामी समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता कोर्ट पहुंच गए। गिरफ्तार कथावाचक की पेशी के दौरान पुलिस और बजरंगी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला झड़प में बदल गया। मौके पर भारी सुरक्षा के बीच हालात को काबू किया गया। शनिवार की शाम कथावाचक आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट लाया गया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर में बल तैनात किया था। गिरफ्तारी की खबर लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता कोर्ट परिसर में इकट्ठे हो गए, जिन्हें हटाने की पुलिस ने कोशिश की। इसी को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हुई और कुछ ही देर में धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो समाज विशेष के दबाव में काम कर रही है और कथावाचक की गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई है। तनाव बढ़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष एक कथावाचक जी को प्रस्तुत किया गया कुछ उनके विवादित टिप्पणी के लिए, जिसको माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लिया और आज सुनवाई के बाद उनको न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। और उसके बाद अब इसी दौरान यहाँ कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर कोर्ट परिसर में पहले घुसने का प्रयास किए, जहाँ वकीलों द्वारा उनको बाहर खदेड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर खड़े होकर गंदी गंदी गालियाँ देना चालू किए। महिलाएं वकील थी, महिलाएं थे, वकीलों को गाली देना चालू किए और ऊंची ऊंची भद्दी भद्दी गालियाँ देना चालू किए। पुलिस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर वो पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तब वकीलों को आगे आकर उनको बाहर खदेड़ना पड़ा। उसके बाद माननीय डीजे साहब के पास जाकर हम वकील अपना पक्ष रखे, उनसे बताए, पूरी घटना की जानकारी दी, वीडियो उपलब्ध कराए। तो माननीय डीजे साहब एसपी साहब से बात किए हैं। एसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अभी वो सीएम के कार्यक्रम में हैं। एडिशनल एसपी महोदय को बोल दिए हैं पूरे घटना की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को देखकर जितने असामाजिक तत्व यहाँ पर गाली गलौज कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जो है हम लोग पूरे अधिवक्ता भाई बंधु सभी लोग जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के पास गए हुए थे, क्योंकि आज मामला एक ऐसे SC/ST एट्रोसिटी से संबंधित एक मामला था जिसमें जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर न्यायालय की गरिमा को भंग करने के लिए जो जिस प्रकार से गाली गलौज और जो है माँ बहन की अश्लील गालियाँ दी गई हैं, अधिवक्ताओं को तक को भी नहीं छोड़ा गया है, जिसका पूरा CCTV फुटेज में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, जिसमें महिला अधिवक्ता भी उपस्थित थी। और चूंकि हम डीजे साहब के पास गए थे, डीजे साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो वीडियो फुटेज देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध मैं SP साहब को इस बात के लिए निर्देशित करूँगा कि जो है कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि न्यायालय की गरिमा बरकरार रहे। निर्णय क्या है? निर्णय इसमें यही आया है कि जो है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने उस बात के लिए सख्ती से जो है बोला है कि उस तुरंत तत्काल इमीडिएटली उस पर कार्रवाई की जाए। आरोपी को थाने से यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उस पर भी कार्रवाई चल रही थी। रिमांड के ऊपर बहस हुआ और उस विषय में बातें यहाँ पर न्यायालय में अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे थे। इसी बीच कई ऐसे लोग जो ना तो न्यायालय के कर्मचारी हैं ना अधिवक्ता हैं,
वो अचानक बाहर से आए और यहाँ पर नारा लगाने लगे, गाली गलौज करने लगे और नारा लगाने के बाद में पूरे अधिवक्ताओं को भी गाली दिया गया। पर्याप्त संख्या में पुलिस उपस्थित थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया उनको रोकने का। सूचना मिली कि हमारे संत को लाया गया है कोर्ट में और कोर्ट से उनको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। तो हम लोग गए, सूचना मिला, हम लोग घांघट बनाने गए। हम लोग जब कोर्ट में गए तो देखे कि जो जिनके द्वारा FIR किया गया है वो 500 की संख्या में लोग खड़े हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि विरोधियों का कोर्ट में जब हमारी कोर्ट न्यायालय उनको सजा दे रही है तो विरोधियों का 500 की संख्या में कोर्ट परिसर में क्या आवश्यकता थी? हम 2-4 लोग गए थे, उनके सबल के लिए गए थे कि हम आपके साथ हैं, जो भी व्यवस्था अगर होगी वो हम करेंगे अपने स्तर पे। हम इसी ध्येय से गए थे। हम जब वहाँ गए तो हमें पता चली कि जब न्यायालय से कोर्ट भेजा जाएगा, न्यायालय से जब जेल भेजा जाएगा हमारे संत को, तो उस दरमियान हमारे संत को मारने की तैयारी चल रही है और वो लोग अपने में गुफ्तगू कर रहे थे। गाली हमें कान में आवाज आई, हमें पता चला तो हमने प्रशासन को इस बात की सूचना किया। जैसे हम प्रशासन को सूचना दिए और बोले कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसे में बिगड़ेगा साहब, आप इनको या तो बाहर कीजिए, तो उनके द्वारा बोला गया कि आप भी बाहर जाइए। मैं बाहर जाने लगा, तब तक मैं तोप सिंह नौरंग आके मेरे को पीछे से धक्का दिए। जब मैं गिर गया तो मेरे को लात से मारे, मेरा शर्ट फाड़ दिए हैं और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि तू लंगड़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तो ये बताइए, ये कैसा शब्द है? तोप सिंह नौरंग का जो कोटा की आई है, मैं उनकी बर्खास्तगी का ना वो मांगता हूँ। मैं उनकी बर्खास्तगी के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उनका विरोध करता हूँ इस व्यवहार का, क्योंकि खाकी के अंदर कोई जाति, कोई समुदाय का व्यक्ति नहीं होता। खाकी के अंदर व्यक्ति जो होता है वो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए होता है, ना कि बिगाड़ने के लिए। एक समुदाय का पक्ष लेके आप हमको टारगेट करेंगे और मारेंगे तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। खाकी वाले गुंडे हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और तोप सिंह नौरंग को की बर्खास्तगी का मांग करने हम लोग बैठे हैं। अगर थाना बात नहीं समझी तो हम CM साहब का भी घेराव करेंगे और हम इसकी मांग करते हैं। सबसे पहले हमारे संत को माफी मांगने के भी बाद जेल भेजा गया और उसके बाद हम उनके समर्थन में खड़े होते हैं। तो एक समुदाय विशेष के होने की वजह से खाकी के अंदर के गुंडे हमको मारेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा सनातन समाज, और इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं और करेंगे। ग्रुप के थ्रू मुझे पता लगा कि हमारे जो साधु संत हैं उनके ऊपर कुछ लोग मारने के लिए काफी लोग आए हुए हैं और हमारे ग्रुप के राजू भाई, उनके ऊपर तोप सिंह जी ने जो कोटा TIA, उन्होंने लात घूसों से मारा। तोप सिंह जी बोल रहे थे उसमें क्या है, तो उनके ऊपर लात घूसों से वार किया है। इस बात को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग सिविल लाइन थाने आए कि तोप सिंह जी को बर्खास्त किया जाए। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि जिनके द्वारा शिकायत की गई थी वो भारी संख्या में कोर्ट परिसर में किस लिए मौजूद थे? क्या वो आचार्य को मारने के इरादे से वहां पर गए हुए थे? इन सभी बातों को लेकर वहां पर विवाद की स्थिति बनी। गौरतलब है कि आशुतोष चैतन्य को सतनामी समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद जिले में पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। प्रशासन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर में कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। इस घटना के चलते कुछ देर के लिए कोर्ट परिसर में हड़कंप की स्थिति बनी रही, हालांकि बाद में हालात नियंत्रण में आ गया। पुलिस मौके के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है और झड़प में शामिल लोगों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सेजेज लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर में शुक्रवार की शाम बाल दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राचार्य BK चौकसे ने हमेशा की तरह ही छात्रों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से विविध गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की, जिसके तहत बाल दिवस पर मनमोहक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य चौकसे ने ये कहा कि बच्चों का उज्जवल भविष्य शिक्षकों और अभिभावकों की संयुक्त जिम्मेदारी है और इसी सोच के साथ विद्यालय समय समय पर रचनात्मक और प्रेरणादायक आयोजनों की पहल करता रहता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उससे कहीं ज़्यादा बच्चे उनको प्यार करते थे और चाचा के नाम
चाचा नेहरू के नाम से उनको पुकारते थे। उनका एक उद्देश्य था कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं, वो अगर आगे बढ़ेंगे तो ये उनका परिवार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और इसलिए वो उनकी शिक्षा और अन्य उनकी जो उपलब्धि हैं उनको ध्यान रखते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहते थे और अपना जन्मदिन जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए बच्चों को सौंप दिया। और उसी कार्यक्रम में आज मेरे यहाँ सुबह से प्राइमरी सेक्शन से लेके ये हायर सेकेंडरी सेक्शन का विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।